सभी को नमस्कार। आज 2023 जो कि 18/9/2023 का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का देखेंगे और सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, माध्यमिक का है और क्लास 9 और 10 के लिए है। तो स्टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है तो उससे पहले आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है और 18/9/2023 का एग्ज़ाम हुआ था। छठी पाली का क्वेश्चन है, तो इसका हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे, आंसर भी देखेंगे और साथ में इसका कुछ पॉइंट भी देखेंगे, ताकि क्वेश्चन अगर घुमा के बाद में देगा तो पता चल जाएगा इसका आंसर। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। हल्के और तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया था? तो कैरावल एक जहाज था, उसको किसने बनाया था? तो हल्के और तेज चलने वाले जहाज कैरावल को पुर्तगालियों ने बनाया था। तो 1 नंबर आंसर होगा। और यूरोपीय द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को कैरावल कहा जाता है। ये भी जान लीजिए कैरावल किसको कहा जाता है। तो तेज चलने वाला जो जहाज रहता था उसी को कैरावल कहते थे और यह 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान बना था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 16वीं शताब्दी में हुआ था। तो देखिए 3 नंबर आंसर होगा इसका। और 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी का नींव के बाद 1608 में कैप्टन विलियमसन हॉकिंस ने भारत के सूरत बंदरगाह पर अपने जहाज हेक्टर को लाने के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी के आने की घोषणा कर दिया था। तो 1599 में ही था जो घोषणा किया, जब आया था तो बोला था कि ईस्ट इंडिया कंपनी बनेगा, जो कि हिंद महासागर में ब्रिटेन से पहले ही उसके व्यापारी यहाँ पे आ गया था, उसी के बाद बना था ईस्ट इंडिया। तीसरा नंबर देखिए, उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज किसने की? तो इसका खोज किया है बार्थोलोमियो डियाज। तो देखिए ऑप्शन कहीं है, तो देखिए चौथा नंबर है बार्थोलोमियो डियाज, इसका स्थापना किया था। और इसका भी कुछ पॉइंट देख लीजिए, जो कि 1487 के अगस्त महीने में ही पुर्तगालियों राजा ने बार्थोलोमियो डियाज या डियाज के नाम से नाविक को अफ्रीका का चक्कर लगाने के लिए भेजा था। तो देखिए अफ्रीका का चक्कर लगाने के लिए यही भेजा था, तो याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो इसका कॉमन सेंस थॉमस पेन द्वारा 1775 और 1776 में लिखे गई 47 पेज की एक पुस्तिका है, जो ग्रेट ब्रिटेन से 13 कॉलोनियों में लोगों को स्वतंत्रता का समर्थन करती है। तो इसका आंसर तो जान गए होंगे, 3 नंबर होगा इसका आंसर। 5 नंबर देखिए, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या थी? तो इसका आंसर होगा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां गणतंत्र, कहाँ यहाँ पे देख लीजिए, पहले ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे गणतंत्रात्मक यहाँ पे दिया है चौथा नंबर, व्यवस्था का पहला प्रयोग। तो यही इसका आंसर होगा, टिक मार देते हैं। उसके बाद 6 नंबर देखिए, कुछ क्वेश्चन का हम लोग शॉर्ट देखेंगे, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? तो इंग्लैंड का गौरवपूर्ण क्रांति जो हुआ था 1688 ईस्वी में हुआ था। तो फर्स्ट ऑप्शन है। 7 नंबर देखिए,
जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? तो जनजातियों की सर्वाधिक आबादी पूछ रहा है इसमें, तो इसका आंसर होगा अफ्रीका में है। तो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जनजाति है, ये तो आपको भी पता होगा। उसके बाद है 8 नंबर, 1 मिनट। पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था, पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हाथ उठाया था वह थे तिलका मांझी। संथाल समुदाय के पहले आदिवासी नेता थे, इसलिए याद रखिएगा तिलका मांझी, जो कि संथाल आदिवासी का पहला नेता यही थे, सॉरी। उसके बाद देखिए नंबर देखिए, थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं। फिर से इसमें आ गया, देखिए चुहाड़ वाला हर क्वेश्चन पूछ रहा है। चुहाड़ विद्रोह कब हुआ था? तो चुहाड़ विद्रोह जो हुआ था 1771 में हुआ था, जो कि बंगाल के जंगल महल, अब कुछ भाग पश्चिम बंगाल और झारखंड में है। वहाँ पे आदिवासी जमींदारों, सरदार, पाइकों और किसानों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जंगल जमीन के बचाव तथा विभिन्न प्रकार के शोषण से मुक्त के लिए 1766 में जो आंदोलन आरंभ किया उसे चुहाड़ विद्रोह कहा जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 1766 में शुरू हो गया था। उसके बाद वहाँ पे 1766 तो नहीं दिया, उसके बाद जो लगेगा तो यही होगा 1771 में। और यह आंसर सही है क्योंकि यह बुक में भी दिया है और उसी से हम आपको पढ़ा रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं बता रहे हैं, इसलिए। उसके बाद देखिए 10 नंबर, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो बस्तर में इसमें होगा गुड़ाधुर, इसका आंसर होगा चौथा नंबर गुड़ाधुर, जो कि शहीद वीर गुंडाधुर जो बोलिए गुंडाधुर ने आदिवासियों की धरती को बचाने के लिए अंग्रेज के विरुद्ध भूमकाल आंदोलन 1910 का नेतृत्व किया था। यही गुड़ाधुर जो थे। 11 नंबर देखिए, कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह झारखंड के कोल जनजाति द्वारा अंग्रेज सरकार के अत्याचार के विरोध में 1831 ईस्वी में किया गया था। तो 1831 में किया था और 33 तक चला था। तो इसमें आंसर होगा 1 नंबर, 31 से 32 दिया इसलिए 1 नंबर होगा। यह भारत में अंग्रेजों के विद्रोह किया। तो अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था उसमें से यह विद्रोह प्रमुख है, याद रखिएगा, कोल विद्रोह। उसके बाद देखिए 12 नंबर, इसमें देखिए 2023 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब पूछा है, इसलिए देख लीजिएगा अच्छा से। फिर 12 नंबर देखिए, इनमें कौन सा कोल विद्रोह में शामिल था? तो बहुत नाम दिया, रानी शिरोमणि, चूड़ामन, बुद्धि भगत, भैरव। तो इसमें कौन शामिल था? तो इसमें से कौन शामिल था? तो इसमें शामिल होगा बुद्धि भगत, जो 1831 में बुद्धि भगत ने अंग्रेजों के खिलाफ कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इसका आंसर होगा 3 नंबर। और 13 नंबर देखिए, 13 नंबर में है खाली जगह को खाली जगह यहाँ दिया है, खाली जगह को धान के रूप में भी जाना जाता है। तो किसको? गेहूं को, चावल को, ज्वार को, बाजरा को। यह 2024 में भी पूछा था ये वाला क्वेश्चन, तीसरा पाली में शायद। तो 13 नंबर देख लीजिए, 13 नंबर का आंसर होगा 3। चावल को धान के रूप में भी जाना जाता है, ये तो आप जानते ही होंगे, इसलिए 3 नंबर। 14 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? तो सबसे ज़्यादा चावल कहाँ पे होता है? तो इसमें देख लीजिए, चीन है, पाकिस्तान, मलेशिया, मिस्र। तो सबसे ज़्यादा होता है चीन में, सबसे ज़्यादा चावल चीन में होता है। 15 नंबर देखिए, भारत में कुल फसल उत्पादक क्षेत्र का कितना प्रतिशत तिलहन से आच्छादित है? तो सबसे ज़्यादा तिलहन जहाँ पे होता है वही पूछता है, कितना प्रतिशत है तिलहन का ही। तो इसमें आंसर होगा आपका 12%, जिसमें कि हम लोग मूंगफली ये सब बोलते हैं। तिलहन में से मूंगफली हो गया, यही सब तिलहन आता है, तिलहन में वही सब आएगा। फिर 16 नंबर देख लीजिए,
निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का उदाहरण नहीं है? तो खरीफ फसल कौन सा इसमें उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर होगा 2 नंबर। खरीफ की फसल में चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन और कपास समेत अन्य शामिल है। खरीफ भी एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है शरद ऋतु, और खरीफ की फसल मुख्य रूप से इस मौसम सितंबर से अक्टूबर के दौरान काटी जाती है। इसमें गेहूं नहीं है इसलिए याद रखिएगा। खरीफ क्या है, खरीफ फसल भी बता दिया आपको, किसको बोलता है वो भी बता दिए। 17 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है? तो कौन सा प्रणाली है जहाँ पे एक ही फसल एक ही क्षेत्र में उगाया जाता है? तो 17 नंबर का आंसर देखिए, इसका है वृक्षारोपण कृषि। उसके बाद 18 नंबर चलते हैं हम लोग। अठारह नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी फाइबर फसल है? तो फाइबर फसल पूछ रहा है जिसमें रबड़ है, जूट है, टमाटर है, कॉफ़ी है। अगर आप लोग को पता है तो बताइए। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर, जूट। जूट को सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। तो जूट ही है जो कि सुनहरा रेशा बोलिए या फिर गोल्डन फाइबर बोलिए। तो इसका आंसर 2 नंबर होगा। उसके बाद देखिए 19 नंबर आंसर। 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। लीग ऑफ नेशंस की कमजोरियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, आप लोग को जूम करके दिखा देते हैं। लीग ऑफ नेशंस की कमजोरियां पूछा है, तो इसका आंसर होगा 1 नंबर। सारा हम नहीं पढ़ेंगे नहीं तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। आप देख लीजिए, इसका आंसर होगा 1 नंबर, क्योंकि आर्थिक प्रतिबंध लगाने में लीग की अक्षमता ने इसे पंगु बना दिया। तो 1 नंबर होगा, ये ऑप्शन से ही लग रहा है 1 नंबर, और 1 नंबर ही आंसर है इसका। उसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 20 नंबर का आंसर जान लीजिए। इसका आंसर होगा 3, 2001 में सम्मानित किया गया था इसको नोबेल पुरस्कार से। इसका विस्तृत भी जानेंगे, अगर कमेंट कीजिएगा किसी का तो बता देंगे बाद में, लेकिन अभी थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा इसलिए थोड़ा शॉर्ट जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम थोड़ा 1-2 पॉइंट बता देंगे। और उसके बाद देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा 6। तो इसमें कुछ जान लीजिए, इसमें क्या क्या था? अरबी, चीनी, फ्रेंच, अंग्रेजी, रूसी और स्पेनिश है। तो 6 है इसमें। भाषा भी बता दिए क्या क्या है। उसके बाद देखिए 22 नंबर देखिए, राष्ट्रीय संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? तो 22 नंबर का आंसर होगा 3 नंबर होगा, इसमें होगा 42। तो 1920 ईस्वी के पश्चात इसमें बना हुआ था 42 सदस्य। और वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 राष्ट्र सदस्य है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का। इसमें राष्ट्र संघ का चार्टर पूछा है तो इसमें 42 होगा। उसके बाद देखिए 23 है, ऊपरी सिलेसिया जर्मनी और पोल्स दोनों द्वारा, या कट गया क्या कुछ पता नहीं, ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्रीय संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया? तो यही पूछा है, कुछ इसमें दिया स्टेटमेंट, ये पढ़िए और इसका आंसर पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा
3 नंबर होगा क्षेत्र को विभाजित करके। 23 नंबर हो गया। चलिए 24 नंबर देखते हैं। आपको थोड़ा सा अगर स्लो लग रहा है तो वीडियो फास्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हम कुछ पॉइंट बता रहे हैं इसलिए धीरे धीरे बोल रहे हैं। चौबीस नंबर है रोलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो रोलेट का ये जो कमेटी था, एक कानून जिसको बोलते हैं, उसका सुझाव के आधार पर फरवरी 1918 में केंद्रीय विधान परिषद में 2 विधेयक पेश किया गया था। इसमें से एक विधेयक परिषद के भारतीय सदस्यों के विरोध के बाद भी पास कर दिया गया था। इसके आधार पर 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट पारित किया गया था। तो रोलेट एक्ट वाला आप क्वेश्चन कहीं भी देखिएगा तो इसमें 1919 इसका आंसर होगा 4 नंबर। 24 का 4 नंबर। उसके बाद देखिए फिर से आ गया जलियांवाला बाग, जो कि इसके बाद वाला जो एक सेट डाले हैं उसमें भी क्वेश्चन पूछा है, इसलिए देख लीजिएगा दोनों सेट अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? इसका जांच के लिए सरकार कौन सा समिति का गठन किया था? तो इसका आंसर है हंटर समिति। हंटर समिति का गठन किया गया था। तो इसका भी विस्तृत कुछ देख लीजिए, जो कि वहाँ का जो तत्कालीन सचिव एडविन थे उनके द्वारा हंटर कमेटी का गठन किया गया था। और जलियांवाला बाग में नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इसका कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इसका उत्तरदायी जो थे जनरल डायर थे। तो ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर से जान लीजिए। 26 नंबर देखिए क्वेश्चन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब और किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन पूछा है इसमें, किसका अध्यक्षता में किया गया था? तो इसको हम लोग ऑप्शन थोड़ा सा ही कर लेते हैं, और नाम भी इसमें दिया है और कब किया गया था वो भी पूछ रहा है। तो 31 अक्टूबर 1920 को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको हम लोग AITUC बोलते हैं, और उसका अध्यक्ष जो थे वह थे लाला लाजपत राय। तो देख लीजिए किसमें है, 1 नंबर में ऑप्शन है लाला लाजपत राय, वही किए थे। उसके बाद देखिए हम लोग 27 नंबर का देखते हैं, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ पूछ रहा है, औद्योगिक क्रांति से आशय उद्योगों का प्राचीन, परंपरागत और धीमी गति को छोड़कर नए वैज्ञानिक तथा तीव्र गति से उत्पादन करने वाली यंत्रों व मशीनों का प्रयोग किया जाना है। यह क्रांति उन महान परिवर्तनों के घोतक हैं जो औद्योगिक प्रणाली के अंतर्गत हुए। तो इसका आंसर होगा, देखिए ये 3, उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। और जो बता रहे हैं वो भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बाद में घुमा देगा तो आप लोग जान सकते हैं। चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बी एंड सन्स कब प्रकाशित हुआ? तो 28 नंबर का आंसर होगा 2 नंबर 1848। और यह 2024 का क्वेश्चन में भी पूछा है, इसलिए आपको बता रहे हैं कि इससे पहले जो एक वीडियो डालें 2024 वाला, या फिर यूट्यूब में मेरा जाके सर्च करके देख लीजिएगा और वीडियो ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन बहुत लड़ रहा है इसमें, उसमें उसका डिटेल भी बताए थे। अगर वो जो देखा होगा वीडियो तो इसमें पता चल गया होगा। उसके बाद देखिए 29 नंबर, पटना का पुराना नाम क्या था? तो पटना का पुराना नाम पूछ रहा है। तो आप बिहार से हैं तो आप बता सकते हैं पटना भारत बिहार राज्य के पटना जिले में स्थित है। यह एक ऐतिहासिक नगर है और राज्य का राजधानी भी है। यह बिहार का सबसे बड़ा नगर है, जिसमें देखिए इसमें है पाटलिपुत्र भी है, कुसुमपुर भी है, अजीमाबाद भी है, सभी। तो 29 नंबर का आंसर होगा चौथा, सभी होगा।
उसके बाद जानिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था? भारत में पहली बार कब धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था? तो 30 का आंसर होगा 1863 में कलकत्ता में। 1863 कलकत्ता में धुआं रोकथाम लागू करने वाला विश्व का पहला शहर बना। तो 1863 में कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता भी याद रखिएगा तो 1863 यहाँ दिख जाएगा आपको। उसके बाद देखिए 31 नंबर देखिए। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था की पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप का अर्थव्यवस्था को फिर से चालू करने के लिए प्रयास किया गया था। कौन सा देश है? तो इसका आंसर जान लीजिए, अमेरिका। थर्टी टू देख लीजिए। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। तो इसमें ऑप्शन यहाँ पे है, हम आपको डायरेक्ट आंसर ही बता दिए। देख लीजिए यहाँ पे दिया है 2 नंबर, काठमांडू नेपाल जो कि पड़ता है उसी में स्थित है। उसके बाद देखिए मुद्रण की तकनीक तो मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन सा 3 देशों में आया था? तो मुद्रण का तकनीक सबसे पहले आया था, देख लीजिए इसका आंसर होगा 1 नंबर, जो कि चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुआ। यह छपाई हाथों से होता था, पहले हाथ से होता था। और लगभग 594 ईस्वी से चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थी। उसके बाद देखिए 34। भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो इसमें पूछा है लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है भारत का कुल क्षेत्रफल। तो 34 का आंसर होगा 32.8। 1 नंबर है, 32.8 वर्ग किलोमीटर है, जो हिमालय की ऊंचाई से शुरू होकर दक्षिण के विष्णुवतीय वर्षा वन तक फैला है। विष्णुवतीय, तो देख लीजिए, जो कि हिमालय से फैला है विष्णुवतीय वर्षा वन तक, जो विश्व की कुल सतह का लगभग 2.44% है। 2.4 विश्व का। और इसका आंसर तो 1 होगा, जो कि 32.8 है। 35 नंबर देखिए। मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? मैकमोहन रेखा, तो रेखा से भी क्वेश्चन आ गया। तो मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच सीमा रेखा है। तो भारत और तिब्बत के बीच सीमा रेखा है, उसी को हम लोग बोलते हैं मैकमोहन रेखा। तो यहाँ पे दिया है, इसका आंसर देख लीजिए, चीन दिया है यहाँ पे, तो चीन में टिक मार दीजिए। उसके बाद है 36 नंबर। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह है भेड़ाघाट में नर्मदा नदी। 1 नंबर, भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर स्थित है और 30 मीटर ऊंचा है। ऊंचा भी जान लीजिए, 30 मीटर है ऊंचा है। उसके बाद देखिए 37। निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? तो अमरकंटक नहीं है उद्गम। तो इसमें दिया नर्मदा, सोन, तापी, जोहिला। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें तापी नदी है, जो अमरकंटक नहीं है उद्गम, अमरकंटक वहाँ से। तो अमरकंटक, नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम स्थल है। तो 3 नदी है, उसका उद्गम स्थल है अमरकंटक। 38 नंबर देखिए। सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविक द्वारा
प्रयोग किया गया था? तो सर्वप्रथम मानसून शब्द मौसम से आया है। मौसम घूम गया इसको, जिसका अर्थ ऋतु होता है। मानसून एक ऐसे क्षेत्र में मौसमी हवा के बदलाव का वर्णन करता है जो वर्षा के नाटकीय वृद्धि के साथ होता है। तो मानसून का मतलब तो आप जानते ही हैं। तो इसका आंसर है 2 नंबर, देख लीजिएगा 38 का 2, अरब। तो ये इसका मानसून शब्द का प्रयोग पहली बार ब्रिटिश भारत और पड़ोसी देश में अंग्रेज में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर से बहने वाली बड़ी मौसम हवा को संदर्भ करने के लिए किया गया था, जिसके क्षेत्र में भारी वर्षा होता था। इसलिए इसका आंसर होगा 38 का 2 नंबर, अरब। और 39 देख लीजिए 39, इनमें से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल, मैंग्रोव वन। 40 नंबर देखिए, इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? तो इनमें से देख लीजिएगा चेस्टनट जो वृक्ष रहता है वो पर्वतीय वन में पाया जाता है। उसके बाद देखिए 41, दाची नगर जो जम्मू कश्मीर में स्थित है वह क्या चीज़ है? दाची गम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है वह क्या है? तो वही पूछ रहा है क्या है, तो यह है राष्ट्रीय उद्यान है दाची गम। फोर्टी टू देखिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जन घनत्व है? तो सबसे ज़्यादा घनत्व पूछ रहा है, जन घनत्व। तो इसका आंसर होगा बिहार। फोर्टी थ्री देख लीजिए, किस वर्ष को जनसंख्यात्मक विभाजन वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो इसका होगा 2 नंबर आंसर होगा, जो कि 1921 वर्ष को 1921 में अकाल के कारण 1921 की जनसंख्या ने ऋणात्मक वृद्धि दर दिखाया था अकाल के कारण, इसलिए उसी वर्ष इसमें दिखाता, इसलिए इस 42 देखिए, बिहार नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें ब्रह्मपुत्र नदी को पूछा है, जो कि बांग्लादेश में इसका नाम बदल जाता है। तो इसका नाम होगा जमुना के नाम से जाना जाता है। तो जमुना इसमें 2 नंबर आंसर है, जो कि इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। जमुना विशाल गंगा डेल्टा में गंगा में विलीन हो जाता है, जिसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और मेघना बन जाता है, अतः बंगाल की खाड़ी में जाकर यह गिर जाता है। पैंतालीस नंबर देखिए, भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छित है? तो इसमें पूछ रहा है भूटान में कितना प्रतिशत, तो ये जो वन रहता है वही पूछ रहा है इसमें। तो कितना प्रतिशत इसमें है भूटान में वन, वही पूछ रहा है। तो इसमें होगा 3 नंबर होगा 70%। सिर्फ जंगल का ढका हुआ है, मतलब सिर्फ 70% वहाँ सिर्फ जंगल ही जंगल है। देखिए इजी क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इसका तो आंसर जानते होंगे, 8,848 मीटर है माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई।
47 देख लीजिए, भूटान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। तो वहाँ का अर्थव्यवस्था भूटान का पूछा किस पर आधारित है। इसमें ऑप्शन भी दिया है, उद्योग, पर्यटन, कृषि, इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 3, पर्यटन पर। तो भूटान में ज़्यादा घूमने जाता है तो अर्थव्यवस्था उसका उसी पे निर्भर करता है, पर्यटन पर। 48 देखिए, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या है। तो इसका आंसर होगा 4 नंबर, 1:2। फिर इसमें कितना दिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1:1 लाख। 48 नंबर का चौथा, जिसको कि हम लोग एटलस मैप का स्मॉल स्केल मैप है। 49 देखिए, पृथ्वी पर के नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र कहलाते हैं। भौतिक मानचित्र, तो जिसमें हम लोग पृथ्वी पर नदी, पहाड़, समुद्र को दर्शाता है उसको भौतिक मानचित्र कहते हैं। 49 देखिए, 49 बोलते हैं 50, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को खाली जगह दिया है के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को, तो संसाधन को संभावित, विकसित, रिजर्व, तो इसको सब होगा इसमें। विकसित स्टॉक है तो इसका आंसर सभी होगा, सभी। 51 नंबर देखिए, तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और खाली जगह दिया है जमा में समृद्ध है। तो सबसे ज़्यादा खनिज यहाँ पे क्या चीज़ मिलता है वही चीज़ यहाँ पूछ रहा है। तो 51 का आंसर होगा कोयला। तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और MP में सबसे ज़्यादा खनिज भंडार वाला राज्य कोयला है। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है और विश्व में सबसे अधिक कोयला भंडार वाला देशों में से 5वें स्थान पर आता है। उसके बाद देख लीजिए 52, शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पर्यटन एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है। यह खाली जगह में कुल क्षेत्रफल का 80% से अधिक है। तो क्या चीज़ वो है, मतलब कौन सा राज्य का है जो 80% से अधिक होता है, वही पूछ रहा है इसका प्रतिशत। तो 52 नंबर का आंसर होगा चौथा, जो कि होगा पंजाब। इसे देख लीजिए एक बार फिर से, शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पर्यटन एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है। यह पर्यटन में कुल क्षेत्रफल का 80%, यह पर्यटन नहीं, यह पंजाब में कुल क्षेत्रफल का 80% से अधिक है। तो इसका आंसर होगा 4 नंबर। उसके बाद देखते हैं हम लोग 53, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। SSQ 3181 निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्य फसल है। तो इसमें देखिए सरसों दिया है, तंबाकू दिया है, जूट दिया है और सभी दिया है। तो 53 का आंसर होगा 4 नंबर होगा, इसमें सभी होगा, क्योंकि ये इसमें गन्ना, सरसों, तंबाकू, जूट, कपास, तिलहन सब फसल आता है। और इसमें कुछ 1-2 पॉइंट देख लीजिए। तो वाणिज्य कृषि किसको कहते हैं। तो ऐसी फसल की कृषि करने से है जिसका उपयोग व्यापारिक कार्यों के लिए किया जाता है, उसी को हम लोग वाणिज्य फसल बोल सकते हैं। तो इसमें सभी होगा, 4 नंबर आंसर होगा। 5वां देखिए, दुनिया के पानी का कुल मात्रा 96.5% फिर खाली जगह दिया है के रूप में मौजूद है और केवल 2.5% फिर यहाँ पे दिया खाली जगह के रूप में मौजूद है। तो क्या है, मीठा पानी, महासागरीय मीठे पानी, इसमें दोनों में से क्या भराएगा वही पूछ रहा है इसमें। तो 54 का होगा 2 नंबर होगा, जो कि महासागर और मीठे पानी।
तो इसमें जान लीजिए कुछ पॉइंट। विश्व के जल की कुल मात्रा का 96.5% महासागर के रूप में पाया जाता है और केवल 2.5% मीठे जल के रूप में पाया जाता है। उसके बाद देखिए 55 पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका है। तो ये तो क्वेश्चन इसका आप जानते ही होंगे आंसर कि कितना भाग पृथ्वी जो है पानी से ढका हुआ है। तो इसका आंसर होगा 3/4, 55 का 3। फिर देख लीजिए 56 नंबर का, पानी की कमी क्या है। तो पानी का कमी क्या है, इसमें ऑप्शन दिया है, थोड़ा सा जूम करके इसको दिखा देते हैं। बहुत सारा ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। तो इसका आंसर डायरेक्ट आप लोग जानिए। इसका आंसर होगा पानी की कमी। 1 नंबर होगा पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताज़े पानी के संसाधनों की कमी है। तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं पानी का कमी। यहाँ पे देखिए लिखा है समुद्र में पानी की कमी, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाता है। तो उसी टाइप से कुछ कुछ ऑप्शन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब समुद्र में पानी का कमी होगा तो हम लोग नहीं बोल सकते कि पानी का कमी कहलाएगा, इसलिए थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाइए। और 57 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है। तो तेल का सबसे पुराना उत्पादक इसका ये 2024 में भी पूछा हुआ था, इसलिए तो एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 57 का आंसर होगा असम। असम तेल का सबसे पुराना उत्पादक है, जहाँ की डिगबोई असम के तेल नगरी के रूप में जाना जाता है। डिगबोई जहाँ पे ONGC द्वारा संचालित किया जाता है। उसके बाद देखिए 58, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है। तो बालाघाट खान में कौन सा खनिज का खनन किया जाता है। तो इसका आंसर होगा 1 नंबर मैग्नीज, जो कि भारत में मैग्नीज उत्पाद का लगभग 80% बालाघाट जिले से होता है। तो मैग्नीज देखिए 80% वहीं से आता है, बालाघाट से। अब देखिए 59, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो एक जीव है देखिए, जैसे घड़ियाल, गंगा डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ, तो भारत में ही पाया जाता है। तो भारत में क्या पाया जाता है, तो इसमें दिया है देखिए गंगा डॉल्फिन। गंगा नदी यहाँ है तो गंगा डॉल्फिन ही भारत में पाएगा, इसलिए। और गंगा डॉल्फिन है कहाँ कहाँ पाया जाता है वो भी जान लीजिए। यह भारत, बांग्लादेश, नेपाल तथा पाकिस्तान में पाया जाता है ये गंगा डॉल्फिन। 2 नंबर आंसर होगा इसका। उसके बाद देखिए फिर से चिपको आंदोलन का क्वेश्चन आ गया, उसमें भी आया था, इसमें भी आ गया चिपको आंदोलन का। तो देखिए चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन थे, प्रेरणेता। तो चिपको आंदोलन का फिर से क्वेश्चन पूछ दिया, इसका आंसर होगा 60 नंबर का 3, कमला बहुगुणा। कमला बहुगुणा, बहुगुणा सिर्फ याद नहीं कीजिएगा, सब में बहुगुणा लगा हुआ है, इसलिए इसका आंसर होगा कमला बहुगुणा। उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले के रेनी गांव में 1973 में चिपको आंदोलन का शुरुआत हुआ था। तब उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा था यह। फिर चिपको आंदोलन को उत्तराखंड की पहाड़ियों में लकड़ी के ठेकेदारों द्वारा बड़े पैमाने पर पेड़ों की काटने के विरुद्ध चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदर लाल बहुगुणा द्वारा शुरू किया गया था। तो नाम याद रखिएगा। सुंदर लाल बहुगुणा। तो इसका 3 देखिए, इसमें 2 ये होगा इसका आंसर, सॉरी 3 बोल दिए, सुंदर लाल बहुगुणा होगा 2 नंबर। पॉइंट देखने पे ही पता चलता है, इसलिए पॉइंट जानिए तब थोड़ा सा डिटेल भी मिलता है। उसके बाद देखिए 61 नंबर देखिए, बार बार थोड़ा जूम में प्रॉब्लम हो रहा है। 61 नंबर देख लीजिए, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। तो किस राज्य में है सबसे ज़्यादा, असम, आपको अभी बताए भी थे, जहाँ पे ONGC का बड़ा वहाँ पे
तेल डिपो है वहाँ पे, डिगबोई में, अभी बताया था ना इससे पहले क्वेश्चन में, तो वही पूछ दिया फिर से। तो देखिए 62 देखिए, सिंगरैली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? सिंगरैली, तो सिंगरैली कौन सा राज्य में है जहाँ का कोयला क्षेत्र बड़ा है, सबसे बड़ा? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश, एमपी। सिंगरैली भारत के मध्य प्रदेश राज्य के सिंगरैली जिले में स्थित एक नगर है। सिंगरैली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। तो जान लीजिए एमपी का ऊर्जा का राजधानी भी कहा जाता है सिंगरैली को। उसके बाद देखिए 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो कृषि पर आधारित कौन सा नहीं है? तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन है सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, जूट। तो इसका आंसर होगा सीमेंट। सीमेंट कृषि पर कोई मतलब कृषि से रिलेटेड इसमें कुछ भी नहीं यूज होता है। उसके बाद देखिए 64 नंबर, देखिए इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग, तो इसमें देखिए पेट्रोल, रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, चित्ररंजन, लोकोमोटिव। तो इसका आंसर होगा चीनी उद्योग। जो उद्योग औद्योगिक ग्राहक को सामान बेचते हैं, इसका थोड़ा सा पॉइंट देख लीजिए। जो उद्योग औद्योगिक ग्राहक को सामान बेचते हैं उन्हें उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। उदाहरण चीनी, कागज, इलेक्ट्रॉनिक्स, साबुन इत्यादि। 65 देखिए, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग से होता है? तो सबसे ज़्यादा विदेशी व्यापार कहाँ से होता है? समुद्र से होता है, थल से होता है, वायु से होता है? तो इसका आंसर तो आप लोग जानते होंगे, इसका आंसर है समुद्र मार्ग। समुद्र से ही सारा कुछ आना जाना होता है, जो कि सस्ता पड़ता है थोड़ा सा। उसके बाद देखिए 66 देखिए, भारत के कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत का कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका आंसर होगा 2 नंबर, भारत के कुल 9 डाक क्षेत्र है। 2 नंबर बोलते हैं, 4 नंबर 66 का 4। भारत में कुल 9 डाक क्षेत्र है, जिसमें 8 प्रादेशिक क्षेत्र और 1 कार्यात्मक क्षेत्र, जिसमें भारतीय सेना के लिए शामिल है कुछ कुछ, जो कि कार्यात्मक क्षेत्र में है। और इसमें एक चीज़ जान लीजिए, डाक क्षेत्र को डाक सूचक संख्या जैसे पिन, पोस्टल इंडेक्स नंबर के पहले अंक द्वारा इंगित किया जाता है। ये भी चीज़ जान लीजिएगा इसमें। उसके बाद देखिए 67 नंबर, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो एक बार इससे पूछ दिया था 2024 में, शायद उत्तरी मध्य रेलवे का पूछा था, इसमें पूछा पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय। तो इसका आंसर होगा 67 का आंसर होगा धनबाद, मुगलसराय और दानापुर को पूर्वी रेलवे से अलग करके नया पूर्व मध्य रेलवे जोन 2002 में बनाया गया, जिसका मुख्यालय हाजीपुर में है। तो 1 नंबर होगा, इसका मुख्यालय हाजीपुर में है। जो कब अलग हुआ था वो भी बता दिया आपको, 2002 में अलग होके बनाया गया था इसको। उसके बाद देखिए 68 नंबर, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होता है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होता है? तो सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पड़ता है? तो देखिए जगह का नाम भी दिया है, गुवाहाटी, मौसिनराम, चेरापूंजी, कोलकाता। तो इसमें जो ऑप्शन दिया उसी से टिक मारना। ये मत सोचिएगा कि इससे हट के कुछ दूसरा जगह टिक मार दे। देखिए इसका जगह है, विश्व में सबसे अधिक नमी वाले स्थान के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत के मेघालय में मौसिनराम का नाम दर्ज है। तो मेघालय तो जानते ही होंगे, तो वहाँ मौसिनराम जगह है, वहीं पे पानी होता है, सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। तो इसका आंसर देखिए 2 नंबर है। यह बंगाल की खाड़ी के कारण अत्यधिक नमी होता है। तो ये देखिए बंगाल का खाड़ी के कारण वहाँ सबसे ज़्यादा नमी भी होता है। यहाँ औसत सालाना बारिश 11,871 मिलीमीटर होता है।
68 तो जान गए, अब हम लोग 69 देखेंगे। 100 क्वेश्चन है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसका पॉइंट भी बता रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होते जा रहा है। लेकिन इससे पहले जो वीडियो डाले थे 2024 का था, वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन लड़ रहा है और प्रीवियस ईयर तो देखना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए देखिए 69 का, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार से भी कुछ कुछ क्वेश्चन है, इसलिए स्टेट दे रहे हैं तो बिहार से भी कुछ कुछ जानना जरूरी है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गंगा ऐसा मत दीजिएगा, बिहार में गंगा है तो गंगा का होगा कोसी। कोसी नदी, सोन भी नहीं, यमुना भी नहीं, कोसी। कोसी नदी या कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलता है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत में प्रवेश करता है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में भीषण जन धन की हानि होती है, जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक कहा जाता है। जान लीजिए शोक क्यों कहते हैं, तो यहाँ बहुत जब बाढ़ आता है तो बहुत इसमें हानि पहुंचता है आदमी लोगों को, इसलिए। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम का स्थापना कहाँ किया गया था? तो बिहार में सबसे पहले नगर निगम पटना नगर में बना था, जो कि इसका ऑप्शन होगा 2। और इसका स्थापना 15 अगस्त 1952 में हुआ था, याद रखिएगा। 73 देखते हैं, जारू जलेस्की किस देश के राष्ट्रपति थे? तो जारू जलेस्की जो थे 72 छूट गया लगता है, अच्छा 73 देख लीजिए पहले। इसका आंसर होगा 2 नंबर होगा, पोलैंड के राष्ट्रपति थे जारू जलेस्की, जो कि 73.2% मत हासिल किया थे 20 मई 2019 को। तिहत्तर का यहाँ पे 73 का पोलैंड 2 नंबर में। उसके बाद देख लीजिए 72 छूट गया था, इसलिए 72 देखिए, बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई? तो बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड जो था उसका कंपनी, उसका स्थापना 1982 में एक पूर्ण जो सरकारी कंपनी के रूप में हुआ था इसका। तो 1982 3 नंबर आंसर होगा इसका। 73 तो हो गया। 74 देखिए, गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुआ? इसका ऑप्शन है इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रूस। तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड में, जो कि 1688 में हुआ था। 75 देख लीजिए, लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा दीजिए, ये परिभाषा दिया तो कौन दिया था लोकतंत्र का सर्वमान्य परिभाषा? तो अब्राहम लिंकन, ये तो आप जानते ही होंगे, जो कि यही कहे थे जनता, इनके अनुसार जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। तो ये वाला आप पढ़े भी होंगे 9-10 में, जनता द्वारा जनता के लिए जनता द्वारा ये जनता का शासन है, यही बोले थे अब्राहम लिंकन। 76 देखिए, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है? तो कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था चीन में है, देख लीजिए 1 नंबर आंसर होगा। भारत में एक यहाँ दिया है, भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है? तो इसका राष्ट्रपति का होगा। देखिए भारतीय राष्ट्रपति का ही एक चुनाव है जो संक्रमणीय तरीके से होता है। इसका अनुच्छेद 55 के तहत होता है, इसलिए याद रखिएगा। 78 देखिए, थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे, एक तो क्वेश्चन है इसलिए। 78 देखिए,
अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था? तो इसका आंसर है चीन, जो कि 1893 में सभी व्यक्तियों के लिए समान मताधिकार चुनाव का अधिकार देने वाला पहला देश बना था। सॉरी, इसका आंसर होगा 2 नंबर, न्यूजीलैंड होगा। न्यूजीलैंड, चीन नहीं होगा, न्यूजीलैंड होगा। न्यूजीलैंड 2 नंबर आंसर होगा, जो कि 1917 का क्रांति के बाद हुआ था, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देख लीजिए 79, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार है तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो इसमें देख लीजिए 1 नंबर है आंसर। 80 नंबर देख लीजिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो, यहाँ देखिए, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल। तो इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति होता है, जो कि यह सदन अपने सदस्यों में से एक उप सभापति का चुनाव करता है। 81 देखिए, किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाले चुनाव को क्या कहते हैं? तो इसको देख लीजिए उपचुनाव। दोबारा जब चुनाव होता है तो उपचुनाव कहते हैं उसको, कोई मर गया या इस्तीफा दे दिया। 82 देखिए, मतदान करने की कम से कम उम्र क्या होता है? तो कम से कम मतदान करने का उम्र क्या होता है? तो ये तो आप भी जानते होंगे, कम से कम 18 साल होना चाहिए। 83 देखिए, सर्वाधिक लोकप्रिय चुनाव आयुक्त थे। तो इसमें 4 ऑप्शन है, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कौन थे इसमें से, वही पूछा है। तो सबसे अधिक थे TN सेशन। तो देखिए यहाँ दिया TN सेशन, 2 नंबर के हैं, जो कि 1990 से 1996 तक भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ये भी याद रखिए। उसके बाद देखिए 84, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो देखिए बिहार भी बंगाल से अलग हुआ, झारखंड से तो अलग हुआ, बंगाल से भी अलग हुआ। कब हुआ? तो 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा दोनों बंगाल से अलग होकर बिहार और उड़ीसा प्रांत बना। जो तो इसमें देख लीजिए 1912 तो ऑप्शन है नहीं, 1911 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, लेकिन इसका आंसर होगा 22 मार्च 1912 में अलग हुआ था। तो इसमें कुछ दिया ही नहीं है, तो देख लीजिएगा ऑप्शन इसमें गलत है। उसके बाद देख लीजिए 85, भारत में आपातकाल सर्वप्रथम लागू हुआ। तो भारत में आपातकाल कब लागू हुआ था? तो इसका घोषणा जो था पहली बार 26 अक्टूबर 1962 से 21 सितंबर 1962 के बीच भारत चीन युद्ध के दौरान हुआ था, जब भारत की सुरक्षा को बाहरी आक्रमण से खतरा घोषित किया गया था। तो 85 का आंसर होगा 2 नंबर, 1952 इसमें दिया। आंसर भी इसमें देखिए कुछ कुछ गलत दिया है, तो इसका यहाँ होगा आंसर 1962, 26 अक्टूबर 1962। 86 देख लीजिए, अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा है, अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग देख लीजिए, ऑप्शन है प्रतिनिधि सभा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, सीनेट और सभी है। तो इसको हम लोग सीनेट कहते हैं, सीनेट। अमेरिका में राज्यसभा को सीनेट कहा जाता है। 86 हो गया। अब देखिए 87, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा संविधान से रिलेटेड। तो देखिए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है?
तो 4 ऑप्शन है, कानून के समक्ष समानता, और देख लीजिए उन्मूलन मिला भी दिया है, रोजगार के अवसर की समानता, आर्थिक बराबरी। तो इसमें क्या चीज़ होगा, तो इसमें जान लीजिए, इसमें जो है मौलिक अधिकार जो रहता है वही चीज़ होगा इसमें। तो इसका आंसर होगा 4, आर्थिक बराबरी। जिसमें आर्थिक अधिकार की समानता बराबर रहता है, इसलिए इसमें यही होगा, चौथा आंसर होगा। 88 देखिए, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दिया गया था। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दिया था, तो इसका आंसर होगा 3 नंबर होगा, 2002 में। इसका भी बहुत अनुच्छेद है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में जाएंगे। 89 का देख लीजिए, निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, जिसमें कि यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, यहाँ धर्म की प्रधानता है, यहाँ धर्म निरपेक्ष है। तो इसमें पूछिएगा, देखिएगा एक बार कि सही पूछ रहा है इसमें। तो ये तो आप जानते हैं, यहाँ धर्म निरपेक्षता है, मतलब सारा धर्म यहाँ मानने वाला है, इसलिए यहाँ कोई भी धर्म को ऊपर नीचे नहीं माना गया, सब बराबर माना गया, इसलिए 3 नंबर आंसर होगा इसका, 89 का 3। 90 देख लीजिए, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय है। तो लैंगिक विभाजन से क्या अभिप्राय है, वही इसमें पूछा है, इसका ऑप्शन भी दिया है। 90 का देख लीजिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तब तक पढ़ देखिए आप, अगर पता है तो बताइए, नहीं तो इसका आंसर जान लीजिए। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है समाज में स्त्रियां और पुरुष को दी गई समान भूमिकाएं। तो ये वाला ऑप्शन देख लीजिए कहाँ है, तो यहाँ पे देख लीजिए, स्त्री और पुरुष को असमान भूमिकाएं, इसी से हम लोग, समान नहीं असमान भूमिका, इसी से हम लोग लैंगिक विभाजन बोलते हैं। 91 देख लीजिए, इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है। तो ऑप्शन 4 है, कौन सा है जो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है। तो इसमें 3 है जो करता है, 1 है जो नहीं करता है, तो वही इसमें पूछा है ऑप्शन। तो इसमें देख लीजिएगा, इसमें दिया है विविधता में एकता, सर्वधर्म संभाव है, विविधताओं में सामंजस्य का भाव और संघर्ष, और दिया विविधताओं का राजनीतिक पर प्रभाव। तो इसका ऑप्शन होगा यहाँ पे 3, विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष, जो कि लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है। 92 देखिए, राज्यसभा का सभापति कौन है। राज्यसभा का जो सभापति रहता है वही पूछ रहा है। तो इसमें देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा पूछा है, ये लोकसभा के अध्यक्ष पूछा है। तो इसमें देख लीजिए कौन है, तो 92 का आंसर होगा उपराष्ट्रपति। ये वाला क्वेश्चन पहले भी पूछा था, अभी भी देखिए पूछ लिया। 93 देखिए, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है। तो यहाँ का राष्ट्रपति जो है उसको त्याग पत्र अगर देना होगा तो किसको देगा, तो वो देगा उपराष्ट्रपति को। तो भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा अपना त्याग पत्र। 94 देखिए, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। तो भारत में कौन सा है, तो यहाँ एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय। तो इसमें तो आप जानते हैं कि यहाँ बहुदलीय है, बहुत सारा दल है यहाँ पे। निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है। तो निर्वाचन में भाग लेना, जनमत का निर्माण करना, सरकार की आलोचना करना, सामाजिक आर्थिक आंदोलन को भड़काना, कौन सा इसमें होगा। तो इसमें होगा 4 नंबर, सामाजिक आर्थिक आंदोलनों को भड़काना, यह राजनीतिक नहीं है।
96 देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। भारतीय जनता बीजेपी का पूछ दिया कि सिद्धांत, ये मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है इसका, तो 96 का आंसर जानिए, आधुनिकता। इसका होगा आधुनिकता। 97, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है, तो इसका आंसर होगा विकास। 97 हो गया। अब देख लीजिए 98, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वप्रथम शासन कहते हैं। यहाँ देख लीजिए, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वप्रथम शासन कहते हैं, तो सर्व है क्या चीज़ है, तो इसका आंसर देख लीजिए 98 का 4 नंबर, जनमत पर आधारित। इसका आंसर होगा 98 का, कुछ कुछ अपने से पढ़ भी लीजिएगा। 99 का देखिए, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम उपाय क्या है, तो भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने के लिए इसका आंसर होगा 3 नंबर, सुधारात्मक कानूनों का निर्माण। तो नया नया कानून जो होता है, सुधार का जो कानून बनता है उसी का निर्माण करना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। 100 देख लीजिए, 100 का लास्ट क्वेश्चन है, 100 नंबर, भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है, तो भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया का संचालन का दायित्व पूछा है, तो किस पे इसमें रहता है, क्या बोलते हैं, सारा काम ताम जो होता है चुनाव करवाना, उसी का पूछ रहा है कि कौन करता है, पूरा काम कौन देखता है, तो इसका आंसर तो जानते ही आप लोग, निर्वाचन आयोग जो रहता है वही इलेक्शन करवाता है, इलेक्शन कमिश्नरी जो रहता है पूरा देश में इलेक्शन वही करवाते हैं, तो 2 नंबर आंसर होगा। और कुछ कुछ क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सारा एक सेट डाले हैं पहले 2024 का, तो उससे क्वेश्चन मिलता है ये, और ये है 2023 का ही है, इसलिए क्वेश्चन एक बार ज़रूर देखिएगा, दोनों सेट देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन मिल रहा है। 23 में एग्ज़ाम हुआ, 24 में मिला, तो 24 में एग्ज़ाम होगा तो 25 में मिलेगा, इसलिए 24 का देख लीजिएगा, 24 का क्वेश्चन भी 25 में मिलेगा, इसी टाइप से कुछ कुछ मिलता है क्वेश्चन। तो ये देख लीजिए 18/9/2023 का था, आज छठा पाली का ये क्वेश्चन था, जो पाली होता है। अगर दूसरा पाली का क्वेश्चन देखना है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अगर एक आदमी भी कमेंट करेगा तो उसके लिए हम ज़रूर क्वेश्चन अपलोड करेंगे, इसलिए देख लीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए पुराना कोई भी सेट, लगभग बता दे रहा है आपको 2012 से लेके 2024 तक कोई भी शिफ्ट का आपको क्वेश्चन चाहिए तो हम ज़रूर देंगे, या फिर मेरा व्हाट्सअप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, या फिर पर्सनल हम भेज देंगे, पूरा आंसर सहित PDF भेज देंगे। इसलिए एक बार देखिए क्वेश्चन और अपने से भी पढ़िए और आंसर देने का कोशिश कीजिए, क्योंकि पुराना क्वेश्चन नया क्वेश्चन से लड़ रहा है। और चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। अगर आप बिहार से या फिर कहीं से भी है, स्टेट दे रहे हैं या फिर कोई भी एग्ज़ाम जो कि आपका सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन सेम रहता है, बस इधर उधर घुमा देता है थोड़ा, इधर का क्वेश्चन उधर, बाकी तो क्वेश्चन सेम ही रहता है, चाहे स्टेट दीजिए या जेटेट दीजिए या कुछ भी दीजिए। अगर क्वेश्चन पूछेगा हिस्ट्री से सामाजिक विज्ञान से, तो यही सब क्वेश्चन पूछेगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।